नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी 102 सीटों के रण की। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग 6 बजे तक चलेगी। भीषण गर्मी के बावजूद भी सभी राज्यों में अपने चहेते प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए मतदाता निकले। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। वहीं अगर यूपी पर नजर डालें तो उम्मीदों से कम मतदान देखने को मिला। ये 3 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 21 राज्यों के पहले चरण का मतदान कितना रहा? बंगाल में अगर पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 53.40% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में 45.53% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 47.44% मतदान। ये 3 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 53.40% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 57.09% मतदान हुआ है। अंडमान निकोबार में 45.48% मतदान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 53.02% मतदान हुआ है। लक्षद्वीप में 43.98% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 58.14% मतदान। लक्षद्वीप में 43.98% मतदान। बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला। यहां पर जो लोकतंत्र का महापर्व है उस पर लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। और 3 बजे तक का जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं ये 66.34% पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी 45 लगभग 46% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में मतदान की अगर बात की जाए 3 बजे तक तो 47.44%, उम्मीदों से थोड़ा कम रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से जनता की भीड़ दिख रही थी लोगों के इलेक्शन के प्रचार में, उस तरीके से मतदान नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 44.12% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में भी लगभग 51% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ है।
लक्षद्वीप में 43.98% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 68.35% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान। मध्य प्रदेश में 53.40% मतदान। और अब चर्चा करते हैं कि इस बार लोग गर्मी का बहाना है या कोई और वजह भी है, क्योंकि अभी तो पहला फेज़ है, आखिरी फेज़ तक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी और राजनीतिक गर्मी जो है, जो सियासी गर्मी है, वो भी बढ़ने का काम करेगी। हमारे साथ शुभम कोटनाला देहरादून से हैं, सुनील कस्बा जयपुर संवाददाता वो भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, सुनील मालवी है संवाददाता भोपाल, राहुल शर्मा है पीलीभीत से, आशीष यादव हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं राहुल शर्मा के पास आऊँगा। बात की जा रही है पीलीभीत की सीट में, यहाँ पर सुबह चुनाव पर हमने देखा कि बहिष्कार हुआ, उसके बाद थोड़ा बल प्रयोग भी किया गया और अब वहाँ पर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो सबके सामने है, लगभग 50% मतदान वहाँ पर हुआ है। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में 49.9% यहाँ पे चुनाव हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 के आसपास ही मतदान हो पाएगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ सुनील मालविया जुड़े हैं। सुनील, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके से मतदान हो रहा है और अभी भी काफ़ी समय बचा हुआ है, लगभग 1-1.25 घंटा बचा हुआ है मतदान के लिए। लोगों में वहाँ पर क्या रुचि और किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल विशाल, निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका और पहले चरण है। पहले चरण में सुबह से 7 बजे से सूर्य की पहली किरण से मतदान स्टार्ट हो गया था और अब लगभग 5 बज चुके हैं और अभी भी मतदान जारी है। और अब मतदान परसेंट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीट है वहां पर 53.4 जो है परसेंट मतदान हो चुका है। और सबसे ज्यादा अगर मतदान परसेंट की बात करेंगे, जो लोकसभा सीट है बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। बालाघाट के बावजूद बिल्कुल, बालाघाट सिवनी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और वहां पर चुनाव भी त्रिकोणीय है। मुझे लगता है कंकर मुंजारे के चुनाव लड़ने से थोड़ा वहां का मामला अलग है, क्योंकि जो बालाघाट की सदर विधानसभा सीट है वो तो कांग्रेस के पास है। सुनील जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर बालाघाट की सीट नहीं, छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के पास है। ना। अभी बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला है। बालाघाट की जो सीट है वो अभी बीजेपी की सीट है, लेकिन वहां पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र और बात की जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट में से अभी जो एक सीट मात्र थी वो छिंदवाड़ा की जो सीट थी वो कांग्रेस के पास थी और अब वो सीट लगातार 44 वर्षों से कांग्रेस के पास है। सुनील, मेरा सवाल ये था आपसे कि बालाघाट की जो सदर विधानसभा सीट है, जिसको बालाघाट विधानसभा कहा जाता है, वहां पर रामकिशोर नानू कावरे को हराकर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। या अनुभा मुंजारे वहां से जीती हुई है, कंकर मुंजारे की पत्नी जो है वो जीती है। मैं शायद परसवाड़ा विधानसभा की ओर चला गया, लेकिन जो वहां पर हराया गया था
भाऊ चुनाव हारते हैं, भाऊ कई बार के सांसद रहे और विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। तो इस बार तो वहां की जो बालाघाट की जनता है वो कहीं ना कहीं एक अलग संदेश दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पे बिल्कुल सटा हुआ वो क्षेत्र है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर से जो भाव है, गौरी शंकर बिसेन को भाव कहा जाता है, भाव के नाम से वहां पर जाना जाता है। और हेला जो कावरे हैं उनने भी वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी अनुभा जो कांकर है उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया था, विधानसभा चुनाव हरा दिया था। और अब इस बार जो कांग्रेस प्रत्याशी है, संसदीय प्रत्याशी, और वो भी कांग्रेस का है, तो अनुभा कांकर के जो खुद के जो पति हैं वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही, क्योंकि जब एक ही घर के, एक ही परिवार के लोग कोई कांग्रेस से क्या समर्थन कर रहा है, और बात की जाए जो अनुभा बंजारे उनके जो पति है कंकर बंजारे वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र तो कहीं ना कहीं जो और पिछली बार भी मुझे जितना याद है, पिछली बार जब 2019 में चुनाव था सुनील, तो यही कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे जब लड़ी 96,000 वोट पाई थी और गौरी शंकर बिसेन 96,000 वोटों से चुनाव जीते थे, भाव की बात अगर की जाए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से वो उस समय 2019 की बात करें, 2019 में मोदी लहर थी, और अब 2024 चल रहा है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि मोदी लहर का कितना इम्पैक्ट बढ़ता है, और ये यहाँ से बीजेपी जीतती है, कांग्रेस या फिर निर्दलीय। तो एक स्वाभाविक चीज है कि बसपा जीतती है, देखने वाला विषय होगा विशाल अभी तो। लेकिन फिलहाल जब तक रुख स्पष्ट नहीं हो जाता, जब तक किसी प्रकार से कुछ कह पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाए। बिल्कुल। शुभम कोटलाला जी हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता हैं देहरादून से। देहरादून पहाड़ों में इस वक्त मैंने देखा कि कई फिल्म अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं वो बाकायदा वोट डालने के लिए अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल कर आए, उन्होंने वोट डाला। उनमें उर्वशी रौतेला शामिल थी, उनमें जुबिन नौटियाल शामिल थे, उनमें करण शर्मा शामिल थे, ऐसे तमाम लोग थे। और जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर वो वोट डालने आए हैं। पहाड़ को समझने वालों के लिए वो एक अलग सी जो पहाड़ की तासीर है कि वहाँ से हमेशा युद्ध का बिगुल होता है, वहाँ पर आपको देशभक्त लोग मिलेंगे। उसी तरीके से आज भी बहुत एक राष्ट्रीय पर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है उत्तराखंड ने, अगर बात की जाए। शुभम, वो तो अंदर बोल दो, आप जाके बोल दो। शुभम आपको आवाज आ रही है? शुभम आपको आवाज आ रही है? शुभम से हम फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशीष यादव है, बहुत वरिष्ठ सहयोगी है हमारे। आशीष जी, पश्चिमी यूपी पूरे यूपी के राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है अलग अलग कारणों से, या तो वो क्षत्रिय समाज के सम्मेलन से हो, चुनाव से जस्ट पहले किसानों के रहनुमा कहने वाले राकेश टिकैत या नरेश टिकैत की वो पंचायत हो जहां पर बीजेपी को ना वोट देने की कसम खानी हो, या फिर बसपा के ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जो कहीं ना कहीं गठबंधन और बीजेपी दोनों को डेंट दे। तो इस बार पश्चिमी यूपी से सियासी पारा हाई हो चुका है, और इसी हाई पारे में क्या जो गर्मी का हाई पारा हुआ उसमें वोट डालने से कहीं पीछे तो नहीं छूट गए लोग? मैं बता दूं, जैसे कि सुबह 7 बजे से मतदान यहाँ शुरू हो गया था, उसके बाद लंबी लंबी कतारें लगी और 11 बजे तक काफी भीड़ रही और मतदान भी अच्छा हुआ। 35% जो है मतदान हो चुका। उसके बाद कुछ मतदान की गति जो है धीमी हुई और दोपहर का जैसे जैसे समय हुआ 2 बजे तक मतदान धीमा रहा। उसके बाद फिर मतदान में कुछ तेजी आई, क्योंकि इस टाइम देखा जा रहा है कि गेहूं की कटाई चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके लेकर जो है किसान जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है अपने गेहूं को काटने गए थे, वो दोपहर बाद वापस लौटे हैं। तो उसके बाद जो है 3 बजे के बाद जो है मतदान में बहुत तेजी आई है और जहां तक उम्मीद की जा रही है कि 60-70% तक जो है मतदान हो सकता है। और लेकिन रुचि काफी ली जा रही है और दोनों ही यहाँ जो है त्रिकोणीय जैसे कि मुकाबला देखा जा रहा था सपा बसपा और भाजपा में, लेकिन अब जो है मुकाबले में भाजपा और सपा जो है आमने सामने दिखाई दे रही है। ये तो आने वाला समय होता है, 4 जून को ही पता होगा कि किसकी किस्मत खुलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मतदान की जो है रफ्तार जो है अब तेजी से हुई है। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, मैं आपको उनसे बात बिल्कुल मतदाताओं से बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि तो उन्हीं का जनमत है, उन्हीं को फैसला करना है। बिल्कुल उनसे बात करेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। इनका प्रमोद कुमार जी, आप अपने क्या मुद्दे देखते हैं और क्या आप देखते हैं इस समय? आप देखिए, सरकार ने जो है पिछले 10 सालों में जो महंगाई हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है जी। रोजगार अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाता तो नवयुवकों को थोड़ा रोजगार मिल जाता तो इतना बदलाव की पोजीशन ना होती। अब सब ये चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि रोजगार की बात की है, रोजगार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेके इन्होंने बात की है, उस मुद्दे को लेके है और उस मुद्दे पर कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ, मैम आपका क्या नाम है? नीलम। आवाज नहीं आ रही आशीष जी, इनसे पूछिए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर भी उनसे भी बात करिए, अगर कोई व्यक्ति वहाँ फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा हो। बाकी मैडम के क्या इशू है वो बता सकती है, किस लिए उन्होंने वोट दिया, क्या चाह रही हैं वो। आशीष जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आशीष जी के पास चलेंगे, फिर से हम रुक करते हैं शुभम कोटनाला का, देहरादून से संवाददाता। शुभम आपको हमारी आवाज मिल रही है? शुभम आपको हमारी आवाज मिल रही है? पीलीभीत से सहयोगी राहुल शर्मा बने हुए हैं। राहुल, पीलीभीत में चुनाव की अगर बात करें, वरुण गांधी कई बार से सांसद थे, अब यहाँ पर चेंजमेंट हुआ और जितिन प्रसाद को टिकट दी गई। जितिन प्रसाद के आने के बाद लोग कह रहे थे कि सपा से जो बिंद हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका वहां पर एक टफ फाइट दे रहे थे। क्या धरातल पे भी यही तस्वीर है कि सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला है वहां? जी आपको विशाल जी आपको बता रहे हैं, पीलीभीत में यहाँ पे त्रिकोणीय अलग देखने को मिल रहा है। बात की जाए सपा की, बात की जाए भाजपा की, बात की जाए बसपा की, यहाँ पर तीनों के त्रिकोणीय अलग देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर दो ही टक्कर देखने को मिलती है, भाजपा और सपा। अब देखना ये होगा कि सपा यहाँ से जीत हासिल करती है या भाजपा यहाँ से जीत हासिल करती है। मगर यहाँ का मुकाबला देखा जा रहा है तो बराबर का ही मुकाबला है। लोगों का क्या कहना है? लोग इस बार क्या वरुण गांधी नहीं है भाजपा से, कोई और कैंडिडेट है? इसको लेकर जो वरुण गांधी के लोग थे, वरुण गांधी के समर्थक थे, उनका क्या रुख है, वो किस तरफ वो है? जी, वरुण गांधी के समर्थक थे वो, उनमें नाराजगी तो दिखी, मगर वो चुप्पी साध गए। ऐसा क्या कारण रहा पता नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये नया चुनाव आया है और नई बात है, हम लोग इनका समर्थन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इसके बाद भी चुप्पी साध ली। ऐसा कोई कारण रहा या क्या हुआ? आपने लोगों से बात की तो क्या लगा आपको कि क्या वजह है कि जो 50% मतदान है, 70 जो प्रशासन कह रहा था कि 60 से 70% मतदान का, 70% मतदान का हमारा लक्ष्य है, वो तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है और अभी 1 घंटा बचा है, तो क्या अब लोग वोट डालने निकल रहे हैं? आप क्या मतदान केंद्र पर खड़े हैं? अगर आप मतदान केंद्र पर हो तो एक बार ज़रा कैमरा पैन करके दिखा दीजिए वहाँ अगल बगल की क्या वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, अगर आप मतदान केंद्र पर हैं। मतदान से 50 मीटर दूरी पे हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन मतदान को ज्यादा खर्च कर, यहाँ पर भीड़ नहीं लगने दे रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत सख्त यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल शुभम, ठीक है राहुल, ठीक है। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम आपको आवाज आ रही है? चलिए सुनील मालवीय के पास आते हैं। सुनील, अब की बात की जाए तो प्रवीण पाठक हैं, शायद ग्वालियर या इंदौर से विधानसभा का चुनाव भी लड़े और बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव हारे कांग्रेस के, एक बड़े नेता हैं और इस बार उन्हें सांसदी की टिकट दी गई है, गठबंधन का टिकट इंडिया गठबंधन से लाए हैं। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भाजपा पहले से ही, मैं देख रहा हूं कि वो पहले से ही हाई पे, चाहे वो विदिशा की शिवराज सिंह चौहान की सीट हो या फिर छिंदवाड़ा में जो बंटी साहू अगर ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार से अच्छे वोट पा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। सुनील जी देखिए, बिल्कुल विशाल जी, लगातार 44 वर्षों से जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है वो कमलनाथ का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ रहा है और वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, वहां पर सिर्फ कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं। और वहां के जो क्षेत्र के जब हम वहां पर गए थे, जब हमने वहां के क्षेत्र के मतदाताओं से बात करी तो मतदाताओं का निश्चित तौर से कहना है कि इस क्षेत्र का अगर विकास किया है तो कमलनाथ ने किया और अगर आगे भी विकास करेंगे तो कमलनाथ ही विकास करेंगे। तो जो तमाम तरह के जो वोटर्स थे, मतदाता थे, हमने उनका मन टटोलने की कोशिश की। सभी ने निश्चित तौर से कहा कि मध्य प्रदेश में 44 वर्षों से छिंदवाड़ा का नाता रहा है, छिंदवाड़ा का नाता कमलनाथ से रहा है और कमलनाथ का जो नाता है, वहां के जो वोटर्स है
उनसे रहा है। और कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती। जो मतदाता है क्योंकि काफी जो लगभग हॉट सीट है वो, क्योंकि 29 जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जब लहर थी तो उस समय बस सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास बची थी, वो थी छिंदवाड़ा सीट। बिल्कुल, छिंदवाड़ा तो अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा कमलनाथ की मेहनत तो कमलनाथ का गढ़ कहा ही जाता है। हमारे साथ आशीष जी भी जुड़े, आशीष जी के साथ कुछ लोग भी हैं, आशीष जी का रुख करते हैं और वो लोगों से कुछ बात कर रहे थे। आशीष जी, आपके पीछे कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ मतदाता है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। जैसे मेरी नीलम एडवोकेट है, इनसे बात हो रही थी। मैडम आप बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे कि महिलाओं को लेकर क्या सुरक्षा, जैसे महिला योगी के राज में तो काफी महिलाओं को संरक्षण दिया गया, आप क्या कहेंगे? नहीं, संरक्षण तो दिया गया है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो लगता है कि वाकई में महिलाएं अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या आपको इंसान क्या लगता है? पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहिए और भी कानून सख्त बनाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कानून तो बने हुए हैं लेकिन उन्हें तोड़ने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। बचाने वाले भी योगी के ही पुलिस प्रशासन होता है। विशाल जी, जैसा बताया गया, देखो महिलाओं के कानून को सख्त करने की बात कही है। मेरे साथ और भी हैं मतदाता, देखो युवा मतदाता हैं। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर से आशीष जी बात करिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला हो। फर्स्ट टाइम, क्या नाम है आपका? जी, अरुण। और ये बताओ, आपने पहले मतदान किया है तो क्या लगता है ये आप यूथ हो, क्या होना चाहिए आपको? ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार की जितने बहुत काम हुए हैं, हाँ। चाहे पिछले सरकार जो है उन्होंने कुछ नहीं करा, जब से हमारी मोदी सरकार आई है उन्होंने बहुत काम करके दिखाए हैं। तो क्या लगता है, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे को सारे जो नए नए आए, आयुष्मान कार्ड है, कुछ गरीबों को 5 लाख तक का फ्री योजना का वो मिला इलाज, और भी बहुत सारी योजनाएं, डबल लाइन हो रही हमारे मुजफ्फरनगर का। इन्होंने विकास की बात बताई, जो जो यहाँ तक विकास हुए, आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया। मेरे साथ है आपका नाम? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर के लिए आपकी क्या मुद्दे है कि जो जिस व्यापारी के पैसे के ऊपर ये विकास का डंका बजाते हैं, उस व्यापारी के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बता दो क्या कर रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार खुला होता था, अब छुपकर भ्रष्टाचार हो रहा है। व्यापारी का जो मेन चीज है, व्यापारी तो पैसे कमा कमा के सरकार की जेबें भरता है, सुबह शाम तक भरता है, खपता है, रात को 12 बजे 2 बजे आके घुसता है घर में, सारे रास्ते में चुतड़ भी छिपते हैं उसके। तो ये मतलब ये है कि व्यापारी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो व्यापारी के लिए क्या? भाई सारा टैक्स व्यापारी देता है, सुबह शाम तक मजदूरी सरकार की व्यापारी करता है, बताओ करता है नहीं करता है? बाकी लोग तो खाने वाले ही हैं, अनाज दे रहे हैं वो सरकार के टैक्स से तो जा रहा है व्यापारी के। हम लोग काम करते हैं, सुबह शाम तक मिलों में जावे, यहाँ जावे वहाँ जावे। गरीबों को अनाज फ्री दिया जा रहा है, अनाज फ्री दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं मिलता भाई। 0.5%, 1%, आधा % टैक्स के हिसाब से तुम इतना टैक्स दे रहे हो, इसके हिसाब से तुम्हें जो मिलेगा, तो ये होना चाहिए ना। ये तो व्यापारी का भी तो होना चाहिए ना ये काम। जैसे इन्होंने व्यापारियों का मुद्दा उठाया, व्यापारी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहना है कि व्यापारी टैक्स देता है, उसके टैक्स से गरीबों को जो अनाज बांटा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा बांटा जा रहा है, व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचा रहा है, व्यापार टैक्स दे रहा है। इनका कहना है व्यापारी के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आपका नाम? नरेंद्र पालियान। नरेंद्र पालियान जी, आप बताइए क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके? सारे मुद्दे सही है, जब से जयंत चौधरी का भाजपा का गठबंधन हुआ, सारे मुद्दे सब सही है, सब सुविधा मिल रही है। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है एनडीए का और लोकदल का, उनके बाद सब मुद्दे इनको सही लगने लगे हैं। पहले मुद्दे अलग थे, जब एनडीए और ये लगता तो मुद्दे बहुत थे। विरोध का था, सारे मुद्दे सही है। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि विरोध के मुद्दे खत्म हो गए आपके? पशु भी जो है, पशु भी जो है ना खेत में नहीं जाते। अच्छा। जब से गठबंधन हुआ वे भी सड़क पर कुचलने लगे। देखिए देखो इनका कितना अच्छा कहना है। जो पशु, जिससे यहाँ का किसान बहुत परेशान है कि पशु जो है जानवर, आवारा जानवर उनके खेतों को चल रहे हैं, खा रहे हैं। इनका कहना है कि जब एनडीए और लोकदल का जब से गठबंधन हुआ है, पशु भी समझदार हुए हैं, वो भी सड़क पर चलने लगे हैं। देख कितना बदलाव आया है एनडीए और गठबंधन का, इनका कहना है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर इस्माइल अली है मेरा। डॉक्टर अली जी, बताइए आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या है? जिन्होंने तो बताया एनडीआर के मुद्दे को बहुत अच्छा बताया, आप क्या कहेंगे? ये जो 750 किसानों की शहादत हुई है, क्या ये गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन हुआ, क्या वे किसान वापसी ला पाएंगे? जो शहादत हो गए किसानों का, इतना बड़ा मुद्दा रहा और एमएसपी पे कानून नहीं बन पाई, ये सरकार विफल रही है हर मुद्दों पे। महंगाई देखते हो आप कितनी बढ़ रही है, लगातार चरम पर है। भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले तो सामने से होता था, अब पीछे से हो रहा, नीचे से हो रहा। आप भी देख रहे होंगे लगातार जो है इनके जो
वो तो विधायक पहले क्या आपकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार, पहले अब तो देखते हैं पारा भ्रष्टाचार 10 बहुत साल कम से बंदा है। 10 साल से इनकी सरकार है। अब भी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और कब करेंगे? ये बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा जब 10 साल से सरकार है? कब होगा बताओ? अब इन्होंने भ्रष्टाचार, एलवी साहब ने भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो भ्रष्टाचार पहले आगे से होता था, पीछे से हो रहा है। भ्रष्टाचार जारी है, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार जारी है। और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार? आपका नाम? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी, बताइए आप मुद्दे क्या है, आप किस मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? हम जो है किसानों का, एक तो गन्ने का मूल्य जो है वो 20 रुपए बढ़ा है फिलहाल सरकार ने, वो कम से कम जो है 50-60 रुपए होना चाहिए, 400 प्लस होना चाहिए। गेहूं का समर्थन मूल्य भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। नहीं, जैसे कि एनडीए लोकदल का गठबंधन हुआ, उसके बाद 20 रुपए में संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं किसान, जिसको लेके पहले लोकदल ने काफी हंगामा किया था कि 20 रुपए बहुत कम बढ़े हैं। तो अब क्या लगता है आपको, आप बढ़ाने चाहिए फिर? इलेक्शन के बाद में जो है ना कुछ बढ़ाने 20 रुपए से कुछ होता नहीं है। वैसे किसान तो 20 भी ना बढ़ते तब भी संतुष्ट था। हाँ। पर जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से किसानों के लिए जो है 40-50 रुपए और बढ़ाने बिल्कुल चाहिए। आशीष जी, सबके अलग अलग मुद्दे हैं और जिस तरीके से पश्चिमी यूपी के लोग पशुओं की बात कर रहे हैं, महंगाई को बात कर रहे हैं, तो सबने अपने अपने जो जो इन मुद्दों को लेकर आए थे उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपका भी, सुनील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 के महासमर में आगाज हो चुका है। आज पहले चरण का चुनाव था, 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। कुछ ही देर में यह मतदान समाप्त हो जाएगा। आप सबसे के न्यूज़ अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और मतदान अधिक से अधिक संख्या में करें। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।